देखिए, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का पैरा चल रहा था और इसमें आपका जो पैरा हमें पढ़ाना है वो निकाल लीजिए भाई। आपका 151 से शुरू करना है, यानी कि पैरा नंबर 151 से हमें शुरू करना है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। ये क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ में, सीआरपीसी में, मेंस में भी पूछा गया है। इसके लिए आपका पहले सीआरपीसी देखना पड़ेगा कि क्या कोई आम आदमी या कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट वारंट के बिना कर सकता है कि नहीं, और वारंट पर कर सकता है कि नहीं। इसके लिए आपका सीआरपीसी की पहले 4 धाराओं का क्रम बनाया जाता है। ये 4 धाराएं, फिर आपका एक आपका 72 और 73। तो जो प्राइवेट व्यक्ति शुद्ध रूप से आएगा आपका 43 सीआरपीसी में और 73 में आएगा। तो पहले चारों धाराओं को एक एक लाइन देखिए। सेक्शन 41 बताता है कि कब पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ये 41 में है। 42 बताता है कि सही नाम तथा पता जानने के लिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। प्राइवेट व्यक्ति भी कुछ दशाओं में सेक्शन 43 के तहत किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगा ये आपका पुलिस एक्ट भी बताएगा और सीआरपीसी भी। तो ये क्वेश्चन बना है मेंस में भी कि उन दशाओं का वर्णन करिए जिसमें कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, और गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया बताइए। तो भाई वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है 43, और गिरफ्तारी के बाद प्रक्रिया भी 43 में दी गई है। वह गिरफ्तारी के बाद निकटतम पुलिस को सौंप देगा और पुलिस अधिकारी पुनः उसे गिरफ्तार कर सकता है अगर उसे लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसे वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। यही बात अगर प्राइवेट व्यक्ति के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और सीआरपीसी की कौन सी धारा शुद्ध रूप से काम करेगी 73, उसमें भी यही प्रक्रिया है कि गिरफ्तारी के बाद क्या किया जाएगा। तो प्राइवेट व्यक्ति डायरेक्ट कोर्ट में नहीं ले जाएगा अभियुक्त को, क्या करेगा निकटतम पुलिस को क्या करेगा सौंप देगा। उसके बाद पुलिस का कार्य है। अब यही बात आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा नंबर 151 में की गई है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो आपका प्रक्रिया आपकी क्या अपनाई जाएगी, तो वह आपका निकटतम पुलिस को क्या करेगा उस व्यक्ति को सौंप देगा, और पुलिस देखेगी कि क्या यह वारंट के बिना गिरफ्तार करने लायक है कि नहीं। इसके बाद आ जाइए धारा 152। धारा 152 ये बताती है कि सीआरपीसी नहीं, पैरा 152 भाई पैरा 152 ये बताती है कि जब भी पुलिस आपका गिरफ्तार करे व्यक्तियों को तो सीआरपीसी की कुछ धाराओं का कठोरता से पालन किया जाएगा, यानी कि अक्षरशः पालन किया जाएगा। तो सीआरपीसी की कौन सी धाराएं हैं जिनका पालन करिए। तो पहली धारा 57 दी गई है, दूसरा 167 और तीसरा 58। तो तीनों धाराओं में क्या दिया गया है। 57 आपका बिहार जे में पूछी गई थी कि वारंट के बिना गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना
24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। ये सीआरपीसी की धारा में है? तो 57। ये पूछा गया था बिहार जेल में। 167 से क्वेश्चन लगातार बनता है। अभी आपका बिहार जे एपीओ में भी आया था और आपका 60 और 90 दिन का नियम जो था आया था। तो 167 ये बताती है सीआरपीसी कि जब 24 घंटे में अन्वेषण न पूरा हो सके, अभियुक्त अरेस्ट कर लिया गया है, तो अभियुक्त को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करते हैं? जमानत देते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में भेजते हैं, कि न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हैं, कि ट्रांजिट रिमांड पर भेजते हैं। ये किसका अधिकार है? अब न्यायिक मजिस्ट्रेट का, ये याद रखना है। इसके बाद 58 भी आपको याद रखना है। और जो आपका 58 सेक्शन है ये भी यूपीएपीओ में आ चुका है कि वारंट के बिना जितनी भी गिरफ्तारियां की जाएंगी, पुलिस उसकी उन लोगों का लिस्ट भेजेगी किसके पास? जिले के मजिस्ट्रेट के पास, या जिले के मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम। जब तक जिले का मजिस्ट्रेट निर्देश न दे तब तक एसडीएम को सूचना न भेजवाइएगा। यही आपका पॉइंट फंसाएगा। इसके बाद जब भी ये पैरा पढ़िए तो सीआरपीसी की एक धारा और पढ़ना है जिसमें ये कहा गया है कि इस अध्याय के नियमों का पालन कठोरता से किया जाएगा। तो सीआरपीसी में आपका धारा 60A लिख लीजिए कोरिलेट करके। सीआरपीसी की धारा 60 क या 60A में स्पष्ट बताया गया है कि जब भी पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे तो 41 से लेकर जो 60 तक के प्रावधान सीआरपीसी में है उनका कठोरता से क्या करे? पालन, यानी कि उनका वायलेशन न करे। एक जोड़ लीजिएगा, कौन सी धारा सीआरपीसी की है? आपका 60A जोड़ी गई है नई। इसके बाद आइए आपका 154 आ जाइए, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने कैसे ली जाएगी? और आपका तलाशी साक्षियों की उपस्थिति में ली जाएगी। और अगर महिला है तो अब सीआरपीसी आपका जोड़ लेना है। तो सीआरपीसी में आपका तलाशी का प्रावधान पूछा भी गया है, किस धारा में है? तो 51 में। उसको लिखिए, जोड़ते रहिए, धारा के आगे सीआरपीसी की धाराएं जोड़ते रहिए जो सेम प्रावधान करती है। तो भाई जब भी पुलिस किसी व्यक्ति की तलाशी ले तो दो सम्मानित गवाहों के समक्ष ले, जो वस्तुएं मिले उसकी लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाकर एक लिस्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है और एक लिस्ट आपका जिसकी तलाशी हुई है उसे दे दी जाती है कि तुम्हारे पास ये वस्तुएं क्या की गई? पाई गई। महिला की तलाशी ये भी आपका पूछा जाता है। सेक्शन सीआरपीसी के 51 का क्लाज 2 पूछा जो गया है भाई कि महिला की तलाशी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ली जाएगी और शालीनता का ध्यान रखा जाएगा। ये 51 सीआरपीसी में है। तो इसको जोड़ लीजिएगा। तो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन जोड़ेंगे? 51 शुद्ध रूप से। इसके बाद 155 दोष रहित और विचाराधीन बंदियों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाने के अनुदेश। इस पर यानी कि कब हथकड़ी लगाई जानी चाहिए, पैकड़ या बेड़ी, या पैर में पैकड़ लगाया जाना चाहिए जो अंडर ट्रायल हैं या अभी गिरफ्तार हुए हैं। तो आपका इस पर एक केस आता है, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। केस लिखिए, सुनील बत्रा वर्सेज दिल्ली प्रशासन का केस है। ये आपका केस है। जो दूसरा केस है जिसमें और डिटेल में बताया गया
वह केस आपका है दिलीप कुमार बसु, यानी कि DK बसु वर्सेज वे मैंने पश्चिम बंगाल राज्य। दो केस लिखिए। वैसे सुनील बत्रा का केस ज्यादा पूछा गया है। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में आपका हथकड़ी लगाने के नियमों का उल्लेख किया गया और कहा गया कि सामान्यतः हथकड़ी न लगाई जाए। हथकड़ी तभी लगाई जाए जब ये आशंका हो कि अभियुक्त अभिरक्षा से भाग सकता है। बस एक लाइन जानना है कि सामान्यतः हथकड़ी लगाई जानी चाहिए कि नहीं। नहीं, कब लगाई जानी चाहिए? जब ये आशंका हो पुलिस को कि अभियुक्त कस्टडी से भाग जाएगा, तो तब लगा दीजिए हथकड़ी। केस कौन सा है हथकड़ी वाला? तो याद रखिएगा, सुनील बत्रा। इसके बाद अगला पैरा आ जाइए। 156 देखा जाए, विवेचनाधिकारी या थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा जमानत के उपबंधों का पालन किया जाना। तो फिर एक बार बताइए, क्या थाने का भारसाधक अधिकारी जमानत दे सकता है कि नहीं? किसी अभियुक्त को दे सकता है। अगर जमानती अपराध है तो कौन सी धारा CRPC के तहत? 436। और अजमानती या गैर जमानती नॉन बेलेबल है तो 437। उसको आप CRPC की दो धाराएं इस पर जोड़ लीजिए। 436 जोड़ना है। 437 बेलेबल ऑफेंस है तो थानेदार बेल दे सकता है, आपका 436 में है। नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब भी थानेदार बेल दे सकता है। वह सेक्शन याद रखिएगा, 437। बस एक लाइन याद रखना है। इसके बाद आपका 157 पढ़ना नहीं है, फिर 158 पढ़ा जाता है। जब पुलिस हवालात में या थाने में कैदियों को रखा जाएगा तो कितना एक कैदी के लिए कितना क्षेत्र आरक्षित किया जाए, इसका निर्धारण SP द्वारा किया जाएगा। और वहीं आपका लिखना है कि गणना का आधार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपका फर्श यानी कि पृथ्वी तल का 36 वर्ग फीट और कमरे के संपूर्ण क्षेत्रफल का 540 घन फीट होगा। यानी कि अगर थाने में किसी कैदी को बंद किया गया है तो एक कैदी के लिए कितनी जगह चाहिए? पहला क्वेश्चन, इसका निर्धारण कौन करता है? SP करता है, यानी कि पुलिस अधीक्षक करता है। गणना का आधार पूछ सकता है तो पृथ्वी तल से कितने वर्ग फीट? 36। और पूरा संपूर्ण कमरे का क्षेत्रफल का एक कैदी के लिए कितना आरक्षित होगा? 540 घन फीट। तो दो बस याद रखिए, 3 क्वेश्चन। कि कौन निर्धारित करेगा? तो पुलिस अधीक्षक। आपका पृथ्वी तल से कितना वर्ग फीट होगा? एक कैदी के लिए स्थान 36 वर्ग फीट और संपूर्ण कमरे का कितना होगा? तो 540 घन फीट। अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका 159 छोड़ देना है, 160 छोड़ देना है। अब 161 आ जाइए। पैरा 161 बताता है कि अगर कोई अभियुक्त है, वह पागल है, गिरफ्तार करके थाने में लाया गया है, तो बताइए अन्य कैदियों के साथ रख दिया जाए कि अन्य कैदियों से अलग रखा जाए? और साथ रखने में क्या समस्या है कि हो सकता है कि अन्यों को क्षति पहुंचा दे। खुद तो पागल है और दूसरों को भी क्या कर देगा? पागल। तो आपका कौन सा पैरा है कि अलग रखा जाए? क्लाइंट 161। इसके बाद 162, अवयस्क लड़कियों को पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखना। तो नहीं रखना तो अस्पताल भेजा जाए, संरक्षण गृह भेजा जाए, लेकिन थाने पर न रखा जाए। इसके बाद आपका 163, भाई आपका गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखते समय सावधानी।
तो 163 से जोड़ना है। ये क्वेश्चन आपका यूपीजे में आ चुका है। 163 पहले पैरा देखिए, इसको सीआरपीसी की धारा 55 ए से जोड़ना है। और ये क्वेश्चन भी आपका सीआरपीसी का जे में आ चुका है कि गिरफ्तार व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रावधान पुलिस स्वास्थ्य और सुरक्षा को देख रेख करेगी। सीआरपीसी की धारा जोड़ लीजिए, सेम चलेगा। आपका कौन सी धारा है? 55 ए। उसको जोड़ते रहिए पैरा पर भाई, बैरक पर या कहीं। 55 ए यानी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा, गिरफ्तार व्यक्ति की तो स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान दरोगा जी रखेंगे। ये किस पैरा में है? तो पैरा नंबर 163। सेम प्रावधान सीआरपीसी में है, जोड़ लेना है। जे में आ चुका है आपका। और कौन सी धारा है भाई? धारा याद रखिएगा आपका 55 ए यानी कि सीआरपीसी की धारा 55 ए आ चुका है। इसके बाद 164 छोड़ दिया जाता है, यानी कि ये भी नहीं पढ़ा जाता। इस प्रकार ये चैप्टर भी निपट गया। अब आइए आपका अध्याय 14। अध्याय 14 से एक क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है, या तो नष्ट करना। एक क्वेश्चन जो बनता है ज्यादा वह ये बनता है कि लोक अभियोजक यानी कि सरकारी वकील यानी कि आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर मालखाने का निरीक्षण कितने दिनों में एक बार उन्हें करना चाहिए? 1 मास। भाई एक बार 1 वर्ष बताया गया था, उसको सुधार लेना है। 1% गलती होने की संभावना रहती है। वो 1 वर्ष एक बार बताया गया था, उसको सुधार लेना है। वह पैरा भी याद रखना है, अभी हम पैरा भी बताएंगे। तो आपका 1 माह में एक बार उन्हें आपका मालखाने का जहां सामान रखा जाता है निरीक्षण करने का कर्तव्य है। आपका एक बार ये क्वेश्चन आपका यूपीएपीओ में आ चुका है, रिपीट कर सका है ये। तो आइए देखा जाए आपका अध्याय 14 अब शुरू किया जाए। संपत्ति की अभिरक्षा तथा निपटारा। जब भी संपत्ति की अभिरक्षा और निपटारा पढ़िए तो इसके लिए आपका पुलिस अधिनियम 1861 की 3 धाराएं पहले पढ़ना है। एक 25, दूसरा 26 और तीसरा 27। फिर एक बार दोहराइए। तो पुलिस लावारिस चल संपत्ति को अपने कब्जे में लेती है। ये किस सेक्शन में प्रावधान है? पुलिस अधिनियम के 25। और लिस्ट बनाकर वह लिस्ट किसको भेजती है? आपका डीएम को। और किसके निर्देश के अनुसार संपत्ति का बयान होगा? डीएम। ये कौन सी धारा हमने बता रखी थी? 25। 26 जब लिस्ट पहुंच गई तो डीएम एक उद्घोषणा करेंगे। घोषणा करेंगे कितने माह देंगे कि जो भी हकदार हुआए हक साबित करे? 6 माह। और आपका धारा और अगर संपत्ति क्षयशील है, ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती, तो तत्काल बेचने का क्या दिया जाएगा? आदेश। 27 आ जाइए। अगर 6 माह में कोई दावेदार नहीं आता या दावेदार आता है और अपना दावा उस चल संपत्ति पर साबित नहीं करता, तो ऐसी दशा में 6 माह बाद उसे बेचने का क्या दिया जाएगा? आदेश। और जो धन आएगा वह किसके बयानाधीन होगा, यानी कि किसके खाते में जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। भाई बताया गया था, ये नहीं कि एकदम रट्टा मारना है। किसके बयानाधीन होगा? राज्य सरकार। अब वहीं जो आपका धारा 25, 26, 27 में प्रावधान किए गए हैं उसी के बारे में डिटेल में प्रावधान आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 14 में दिया गया है। अब एक एक देखिए आपका। पहले तो 165 पैरा देखा जाए। पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति के निपटारे को शासित करने वाले
नियम कहाँ दिए गए हैं, तो 165 में। तो पूरा आपका कभी पढ़ना नहीं रहता ज़्यादा, आपका बस एक लाइन बहुत ज़्यादा पूछे तो पूछ सकता है कि जो संपत्ति लावारिस बरामद होती है उसके निपटारा का नियम कहाँ दिया गया है। तो जो धाराएं 25, 26, 27 में प्रावधान था उसी को हल्का हल्का क्या कर दिया गया है, डिटेल में 65 हो गया। इसके बाद आपका जो संपत्ति होगी कहाँ रखी जाएगी, तो 166 बताती है कि सदर देखिए आपका 166 ये बताती है कि ऐसी संपत्तियां आखिर रखी कहाँ जाएगी। तो आपका स्पष्ट बताया गया है कि सदर मालखाना में रखी जाएगी। इसके बाद आपका 167 भी छोड़ देना है। इसके बाद 168 संपत्ति के निस्तारण में लोक अभियोजक का कुछ उत्तरदायित्व बताया गया है कि वह रजिस्टर चेक करता रहे। इसके बाद आपका 168 ए चांस है पूछने का, इसको अंडरलाइन करिए। यानी कि जो आपका चांस है पूछने का इधर, वह आपका जो सेक्शन है 168 ए 166 ए है कि पुलिस द्वारा बरामद किए गए अवैध हथियारों यानी कि आग्नेयास्त्रों और शस्त्रों का निस्तारण। निस्तारण का मतलब ये हुआ कि उन्हें कैसे नष्ट किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक तो जो शस्त्र आयुध मिले हैं, अगर मान लीजिए कि बम वम है तो तुरंत डिस्प्यूट किए जाते हैं, लेकिन हथियार इत्यादि मिले हैं तो सील बंद करके उसको रखा जाता है। कोर्ट में पेश करने लायक है तो पेश भी किया जाता है। इसे इंग्लैंड में रियल एविडेंस या वस्तु साक्ष्य कहा जाता है, लेकिन भारत में जो हथियार इत्यादि हैं इसे मौखिक साक्ष्य की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि दस्तावेज के अलावा अगर कोई भौतिक पदार्थ आप निरीक्षण के लिए न्यायालय में पेश करते हैं तो वह धारा 60 एविडेंस के अनुसार भारत में मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। ये हम नहीं बता रहे हैं एविडेंस की कौन सी धारा बता रही है, 60। तो अगर हथियार इत्यादि बरामद हुए हैं, न्यायालय का फैसला आ गया, तो उन हथियारों को अब रखा जाएगा कि नष्ट या समाप्त किया जाएगा, नष्ट। अब जो क्वेश्चन बन सकता है कि जब हथियारों को नष्ट किया जाता है, एक समिति कमेटी द्वारा किया जाए, इसके लिए एक समिति बनेगी और उस समिति में कौन कौन होगा, यही बात पूछी जा सकती है। तो भाई इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। समिति या कमेटी में 3 लोग होंगे। जो हथियारों को समिति की निगरानी में क्या किया जाएगा, नष्ट। तीनों लोगों का नाम याद करके जाना, अंडरलाइन करिए। देखिए, पहला जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नॉमिनेट या नामित कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यानी कि पहला कौन हो गया समिति में, डीएम या डीएम द्वारा प्राधिकृत कोई एडीएम या एसडीएम, ये भी कह सकते हैं। दूसरा आपका कौन होगा, एसपी साहब यानी कि पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित या मनोनीत कोई अन्य पुलिस अधिकारी जिसका पद डीवाईएसपी से नीचे का न हो। यानी कि या तो एसपी या एसपी क्या कर सकते हैं, किसी अन्य को कह सकते हैं कि अपॉइंट कर सकते हैं अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को। लेकिन यहाँ सतर्क रहना है कि उस अधीनस्थ पुलिस अधिकारी का जो रैंक होगा वह किससे नीचे का न हो।
डीवाईएसपी। और तीसरा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक आम आदमी होगा, सरकार का आदमी नहीं। कौन कौन सा आदमी? आम आदमी। यानी कि एक आपका सम्मानित व्यक्ति होगा, प्राइवेट व्यक्ति। उस प्राइवेट व्यक्ति को नॉमिनेट कौन करेंगे? डीएम। तो फिर आपका ये आया कि भाई जो अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, अभियुक्त को सजा दी गई, न्यायालय का निर्णय आ गया, तो निर्णय के बाद उन हथियारों को क्या किया जाएगा? नष्ट। और उस नष्ट किया जाएगा तो एक कमेटी बनेगी। अब आपको दिमाग वहीं लगाना है कि कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। तो 168 ए भी महत्वपूर्ण है। अगला ये 169 मालखाना संपत्ति के बारे में, यानी कि जो मालखाने में संपत्ति रखी गई है। लोक अभियोजक का कर्तव्य कहाँ दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा कि आपका 169 में दिया गया है। तो आपका क्या कर्तव्य है, हो सकता है पूछ ले आपका। तो देखिए आपका कर्तव्य क्या है कि जो संपत्तियां मालखाने में रखी गई हैं और 6 माह बीत गया, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ये कर्तव्य है कि वह मजिस्ट्रेट को, यानी कि डीएम साहब को, इस ओर आपका इशारा करे, इस बात की सूचना दे कि 6 माह बीत गया है और 6 माह के बाद भी ये संपत्ति कहाँ पड़ी हुई है? आपका थाने के माल खाने में। तो आप लोग बताइए, फिर आप धारा कवर करिए कि कितने दिनों बाद घोषणा के ऐसी लावारिस संपत्ति को बेचा जा सकता है? 6 माह बाद। और 6 माह बीत गया तो कौन किसको सूचित करेगा कि 6 माह बीत गया, अब बेचने की कार्रवाई की जाए? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सूचित करेंगे किसको? डीएम साहब को। कौन सा पैरा है? 169। तो लोक अभियोजक का आपका कर्तव्य किस पैरा में? 169। 170 महत्वपूर्ण है। लोक अभियोजक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा मालखाने का निरीक्षण। ये क्वेश्चन आ चुका है। आपका भी बताया गया कि लोक अभियोजक द्वारा जो मालखाने में सामान रखा गया है उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो कितने मास में एक बार कम से कम किया जाना चाहिए? तो मासिक लिखा है, मासिक निरीक्षण करना चाहिए। यानी कि एक मास में कितनी बार? कम से कम एक बार। उसको अंडरलाइन करिए, पूछा जा चुका है। जो कहा जाए या तो लिखिए या नोट्स पर अंडरलाइन करिए, या आप बेयर एक्ट में भी अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर हम बता रहे हैं, पैरा 170, लोक अभियोजक माल खाने में रखी गई संपत्ति का आपका कितने दिनों के अंदर एक बार कम से कम निरीक्षण करेगा? 6 माह की, साल भर की, 1 माह की, 15 दिन, 1 माह के अंदर। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है 173। हाँ, नहीं वो राजपत्रित त्रैमासिक है, मैंने 3 माह में। राजपत्रित नहीं देखना, आपका लोक अभियोजक ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर राजपत्रित यानी कि डीएम एसडीएम इत्यादि लोग करते हैं तो 3 माह है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन यहाँ जो बना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का बना है, उसको भी हम बता दे रहे हैं। देखिए आपका सरकारी वकील करेंगे तो मंथली करेंगे, और कोई राजपत्रित अधिकारी करता है तो वह त्रैमासिक, माने 3 माह में एक बार। तो दोनों अंडरलाइन कर लीजिएगा, राजपत्रित अधिकारी के लिए 3 माह और लोक अभियोजक के लिए कितना है? 1 माह। नहीं ये कहाँ हो, लोक अभियोजक के अलावा जो है ये लिखा है, लोक अभियोजक के लिए अलग नियम है। देखिए आगे भाई आपका, अब इसके बाद 173 पैरा देखिए, आयुध के थाने में जमा होने पर थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। ये भी आपका महत्वपूर्ण है।
देखिए, अगर कोई हथियार है और आपका जैसे कि चुनाव आ जाता है या तमाम कारणों से ये होता है कि आप हथियार थाने में जमा करिए। व्यक्ति जाता है, अपना हथियार जमा करता है और जब जमा किया जाएगा तो थानेदार आपका लिस्ट बनाएंगे। एक लिस्ट नाम, हथियार का वर्णन, पता इत्यादि लिखकर नंबर वंबर एक हथियार पर चिपका देंगे और एक लिस्ट आपका जिस व्यक्ति का हथियार है साइन करके उसे दे देंगे, ताकि का मैंने रिसीविंग एक दे देंगे और एक किस पर चिपका देंगे, रिवॉल्वर या जो भी बंदूक हो। अब ये है कि अगर वह व्यक्ति, हाँ, अब ये है कि अगर जंग लग गई तो जंग लगने के लिए हथियार में आपका कह सकते हैं कि सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। यानी कि आप थाने में हथियार रखे हैं और मान लीजिए कि आपका जंग लग गई या नष्ट हो गया मैंने आग लग गई, जल गया रिवॉल्वर ही, तो क्या इसके लिए सरकार से मुआवजा पाया जा सकता है कि नहीं? नहीं पाया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति के पास लाइसेंस समाप्त हो गया था जितने दिन के लिए दिया गया और उस व्यक्ति का हथियार कहाँ जमा कराया गया है? थाने में। तो हो सकता है वह समय बहुत अंदर जाकर पूछे तो पूछ ले कि कितने दिनों के अंदर आप लाइसेंस ला कर दीजिए और यानी कि कितने दिनों के अंदर प्राप्त करना है आपका हथियार छुड़वाने के लिए। तो एक समय दिया गया सेकंड पैराग्राफ में, कितना समय दिया गया है? 14 दिन, यानी कि 14 दिन। यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या कुछ कमी है तो आप लाइसेंस जाकर सही करवाइए, बनवाइए। और कितने दिन के अंदर बनवा लीजिए? 14 दिन। अब यहाँ भी एक आपका कई मामले यहाँ आते हैं और हाई कोर्ट का एक बार निर्णय भी निकला था कि एक चुनाव आया, पुलिस ने सबको कहा कि जिनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर हैं वे सभी लोग थाने में जमा करें। तो तमाम लोग थाने में जमा किए। एक लाइसेंसी रिवॉल्वर थाने से गायब हो जाता है और वह व्यक्ति हाई कोर्ट में जाता है कि हमारा रिवॉल्वर थाने से थाने से हमारा रिवॉल्वर गुम हो गया है। अतः अनुच्छेद 300 के तहत हमें राज्य से मुआवजा इसके लिए दिलवाया जाए। तो भाई अगर जंग लगता है, नष्ट होता है, तब कानून कहता है कि सरकार जिम्मेदार नहीं होती। लेकिन चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तब थोड़े कहा गया कि सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, तब नहीं। तो हाई कोर्ट में बता दूं, हाई कोर्ट ने रिवॉल्वर धारक को यानी कि जो उसका लाइसेंस धारक था, राज्य सरकार को आदेशित किया कि आप 1.5 लाख रुपया रिवॉल्वर के लाइसेंस धारी को दीजिए, क्योंकि आपकी वैकरियस लाइबिलिटी है, प्रतिनिधिक दायित्व है और पुलिस द्वारा उपेक्षा बरतने के कारण हुई क्षति के लिए राज्य सरकार क्या होगी? जिम्मेदार। ऐसे मामले आते हैं। इस प्रकार आपका ये अध्याय भी समाप्त हो गया। अब अगला आ जाइए, विशेष अपराध। विशेष यानी कि कुछ अब स्पेशल अपराध चलेंगे। आपका स्पेशल अपराध अध्याय 15 में दिए गए हैं। आइए पहला देखा जाए, 174 डकैती लूट की घटना के बाद थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। तो अगर किसी इलाके में डकैती की सूचना मिलती है या राबरी या लूट की सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी क्या करें? तो सबसे पहले तो आसपास के थानों को सूचित कर दें, फिर आपका नाकाबंदी लगा दें और चेकिंग शुरू कर दें। आसपास एसपी साहब को सूचित करें कि एसपी साहब
आसपास के जिलों के पुलिस को भी अलर्ट पर रखें और जहां-जहां आपका दूसरे जिलों में आने जाने का रास्ता है, सभी जगह पर क्या किया जाए, नाका लगाकर चेक इन शुरू किया जाए और हुलिया-वुलिया पता करके लुटेरों और डकैतों का रास्ता पता किया जाए। अब पीछा किया जाए कि न किया जाए। इसके बाद आ जाइए, कम चांस है ये, बस ये आपका ये नियम जानना था, केवल दिमाग में बैठाना था। जो क्वेश्चन अब आ सकता है वह अंडरलाइन करिए। 176 ये पैरा पूछ सकता है। 176 आपका बताता है कि बालक और बालिकाओं के गायब होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही। तो यहाँ एज पूछी जा सकती है कि अगर कोई पुरुष है, लड़का है, तो 14 वर्ष से कम और लड़की है तो 16 वर्ष से कम। यानी कि आपका बालक बालिकाओं के गायब हो जाने पर कार्यवाही की जाती है। पुलिस क्या कार्यवाही करेगी, इसका उल्लेख पैरा 176 में किया गया है। एज पूछ सकता है, बहुत अंदर जाए, क्योंकि पिछली बार भी आपका यूपीजे में आईपीसी में एज पूछा गया था। आपका आईपीसी की धारा 361 से क्वेश्चन बना था कि किडनैपिंग किसकी हो सकती है, तो लड़का हो तो वहाँ 16 साल से कम और लड़की हो तो 18 साल से कम। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार जे में आया था, अभी 2018 में। और आपका फिर एक बार देखिए सेक्शन कौन सा आईपीसी का पढ़ेंगे, 361। उसी प्रकार आपका यहाँ भी एज में अंतर है। अगर लड़का है तो कितने साल से कम का है, 14 साल से। लड़की है तो कितने से कम है, 16 से। गायब हो जाती है अचानक तो गायब होने पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस को चाहिए कि लड़के या लड़की का हुलिया का पता लगाएं। हर एक थाने पर हुलिया या फोटो भेजें। समा आपका एसपी को सूचना दे, आसपास के जिलों को सूचना दे और लोगों से पता करें कि किधर मुखबिर लगाएं। तमाम लोगों से पता किया जाए कि ये बालक देखे तो नहीं है और नाकाबंदी और आपका सर्च और तमाम चीजें क्या कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए। तो सक्रियता लाना है कि निष्क्रियता, सक्रियता। लेकिन इसी में ज्यादातर पुलिस वाले विफल भी रहते हैं। देखिए, जैसे ही आप गए, मान लीजिए किसी की लड़की 15 साल की थी, वह गायब हो गई या घर से भाग गई, थाने पर आप गए तो पहले तो रिपोर्ट ही नहीं लिखेंगे और कहेंगे कि भाग गई तो जाकर खोजो, हमारी जिम्मेदारी है, तमाम पंचौरा करेंगे। और जब कोई बवाल हो जाएगा तो उसके बाद दरोगा जी सस्पेंड होते हैं। ये उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी घटनाएं हुई। अगर पुलिस धारा 176 के तहत उपेक्षा न बरतकर और तुरंत एक्शन में आ जाती सूचना मिलते ही, तो पूरा चांस रहता कि लड़का या लड़की जो गायब हुए हैं वह क्या हो जाते, बरामद। लेकिन 4 दिन तक पुलिस क्या करेगी, टहलाएगी, आ जाएगी लड़की, गई होगी कहीं। देखिए कई जगह थाने में ऑडियो भी आया, लोगों ने रिकॉर्ड किया और थानेदार स्पष्ट बता रहे हैं कि तुम्हारी लड़की किसी प्रेमी के साथ भगी होगी, जाकर खोजो और 2-4 दिन बाद वापस आ जाएगी, स्पष्ट दरोगा जी कह रहे हैं। और जबकि 2-4 दिन बाद फोन आता है कि किडनैपिंग तुम्हारी लड़की का हो गया, 10-20 लाख रुपया लेकर क्या करो, आओ। या पता लगा कि लड़की का लाश मिल गई, तो आपका दरोगा जी उसके बाद सस्पेंड होते हैं। तो तमाम ऑडियो और वीडियो क्या हो चुके हैं ऐसे मामलों में वायरल। तुरंत अब एक्शन सरकार लेती है और सस्पेंड ही करती है। भाई ऐसे लोगों को तो तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, सस्पेंड तो फिर बहाल हो जाएगा 2-4 माह में। तो आइए 176 भी आपका महत्वपूर्ण है कि क्या
इसके बाद पशुओं के मामले में, तो आइए अब आपका 179 आ जाइए भाई, छोड़ छोड़ कर ही पढ़ना, मेन मेन यहाँ 179, पशु चोरी की रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया। तो अगर पशु चोरी होती है तो रिपोर्ट लिखा जाना सामान्यतः अनिवार्य होता है, और पशुओं का पता लगाना भी अनिवार्य होता है। तो एक पैरा आपका और अच्छे से पढ़ना है। आपका 180, 180 भी अंडरलाइन करिए कि पशु चोरी के मामले की विवेचना किया जाना आवश्यक है। यानी कि भले किसी की लड़की लड़का गुम हो गया हो तो आप खोज न करिए, विवेचना न करिए, लेकिन जानवरों की चोरी हो गई तो आपको साक्ष्य एकत्र करना पड़ेगा। जानवरों को खोजना विवेक है कि बाध्यकारी है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये पैरा बता रहा है कौन सा। तो जानवरों की चोरी लूट के मामले में अन्वेषण करना विवेक है कि बाध्यकारी है, बाध्यकारी है कौन सा पैरा, 180। और पशुओं को खोजने का तरीका क्या है, पशुओं की चोरी के मामले में सामान्य निर्देश किस पैरा में है, 181। यहाँ एक उदाहरण भी सेट किया जाता है, लेकिन पहले सामान्य निर्देश देख लिया जाए तब उदाहरण भाई दिया जाए। सबसे पहले जिस व्यक्ति का पशु चोरी हुआ है, पहले पशु का चित्र है तो ठीक है। वैसे आजकल लोग गाय भैंस बैल बकरा बकरी घोड़ा घोड़ी के पास खड़ा होकर और फोटो क्या कर रहे हैं, खिंचवा रहे हैं, और काफी सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं, वायरल। तो वहां से भी फोटो डिलीट हो गया, तो फेसबुक से भी क्या किया जा सकता है, फोटो निकाला जा सकता है। फोटो नहीं है तो दरोगा जी हुलिया पता करेंगे, यानी कि हुलिया पता करेंगे कौन सा जानवर है, किस किस्म का है, ये सब पता करेंगे। फिर पूरा लिखेंगे और पूरा जिले को सूचित कर देंगे कि ये जानवर गुम हो गए हैं, चोरी हो गया है। जहां भी ऐसा लक्षण दिखे जानवरों का, क्या करिए, तुरंत थानेदार साहब को क्या करिए, सूचना। तो आपका जैसे राजनेता सक्रिय रहते हैं, चतुर होते हैं, वैसे भी चोर भी चतुर होते हैं। और यहाँ आपका एक उदाहरण सेट किया जाता है, घंटी बजाना। जैसे कि आपका बाबा जी क्या बजा रहे थे, घंटी बजा रहे थे। तो देखिए चोर भी काफी चालाक होते हैं। और जैसे कि भैंस चोरी करना है तो सबसे पहले जब जाते हैं तो भैंस के गले में बंधी घंटी को काट देते हैं। एक चोर आपका पूरब भागेगा घंटी लेकर, आपका थोड़ा दूर पर जाता है तब बजाता है। और दो तीन चोर होंगे, वह भैंस लेकर पश्चिम भागेंगे। गांव के लोग घंटी की आवाज सुनेंगे थोड़ा दूरी पर, तो गांव के लोग समझेंगे भैंस की घंटी उधर बज रही है पूरब, चलो लाठी बलम फरसा लेकर पूरब। अब पूरा हल्ला करते हुए कहाँ जाएंगे, पूरब की ओर। और जैसे ही वो आदमी देखेगा चोर कि अब लोग नजदीक आ रहे हैं, तो घंटी फेंक देगा और वहां से तेजी से क्या हो जाएगा, फरार। तो गई भैंस पानी में, यानी कि भैंस गई पश्चिम, और लोग कहाँ मुंह किए हैं, पूरब। तो क्या भैंस मिलेगी कि नहीं, नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार आपका राजनेता भी भारत के ज्यादा ये करते हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है इत्यादि हैं, ये घंटी है। और इसको बजाते हुए नेता कहाँ भाग रहा है, एक आदमी पूरब। माने ये आपका ये वास्तविक मुद्दे हैं, और वास्तविक मुद्दे भैंस हैं, ये पश्चिम जा रही हैं, कोई पीछा नहीं कर रहा है। जो धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, बिरादरी है, ये सब मुद्दे हावी हैं। और ये मुद्दे क्या हैं, घंटी, और लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। वहीं आज भी घंटी के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, और वास्तविक मुद्दों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है।
तो आपका यानी कि पशु अगर चोरी होती है, तो मैं बता दूं पैरा 180 याद रखिए, 181 180 में बाध्यकारी है कि पुलिस अन्वेषण करे, साक्ष्य एकत्र करे, पशु को खोजे, शांत न बैठे, भले मानव का न खोजे। पशुओं को खोजना पैरा में क्या है, बाध्यकारी। और कैसे खोजेगी, 181 में कुल मिलाकर जो सामान्य बातें थी, निर्देश क्या है न, आपका वो तो बता ही दिया गया, अंदर से नहीं पढ़ा जाता। अब आजम खां की बेचारे की भैंस आपका कह सकते हैं कि भूली थी, तो हेलीकॉप्टर से पुलिस खोजी, क्योंकि बाध्य है कि वह अन्वेषण करे। एक आदमी का मुर्गा भाई आपका मुर्गी गुम हो गई थी, प्रयागराज का ही मामला था। वो पहुंच गया मुख्यमंत्री के पास और कहा कि जब आजम खां की भैंस पुलिस खोज सकती है, तो हमारा मुर्गा क्यों नहीं। और पशु चोरी है तो पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही है, थाने से भगा दे रही है, तो हमारी FIR दर्ज किया जाए और पुलिस हमारा मुर्गा मुर्गी क्या करे, खोजे, क्योंकि अंडा खाने से हम क्या हो जा रहे हैं, वंचित। अब आगे हमारे बस की बात नहीं है भाई। आगे देखिए आपका, इसके बाद आपका 185 पैरा अंडरलाइन करिएगा। 185 ये है कि थाना प्रभारी द्वारा पशु विक्रय रजिस्टर की जांच, यानी कि आपका थाना प्रभारी चाहें तो जो पशुओं के विक्रय का रजिस्टर होता है, उसकी जांच कर सकते हैं। अब आइए अध्याय 16 आ जाइए, 16 न पढ़िएगा, एक भी पढ़ा। इसमें केवल अपराधी जनजातियां, विदेशी और आवारागर्द के बारे में है। पैरा 186 से लेकर 189 तक केवल अध्याय भर याद रखेगा, पैरा न पढ़ेगा, इसमें कभी भी पूछा नहीं गया है। और अनंत संभावनाओं को लेकर हम भी पढ़ा नहीं सकते, ये कानून एविडेंस इत्यादि हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन भाई पैरा में अनंत संभावनाएं पढ़ाई नहीं जा सकती, मैं बता दूं। तो ये अध्याय छोड़ देना है। इसके बाद अध्याय 17 गश्तें और घेराबंदियां, पेट्रोल्स एंड पिकेट्स। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का कभी कल चांस रहता है। आपका जो 3-4 क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, आपका गश्त लगाई जाएगी तो रात में कितने पुलिस वाले गश्त लगाएंगे, दिन में कितने लगाएंगे, और जब घेराबंदी की जाएगी तो कम से कम कितने पुलिस वालों द्वारा घेराबंदी की जाएगी। ये आपका 2-3 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। तो भाई गश्त क्यों लगाई जाती है, ताकि चोर उचक्के इत्यादि अपराध न कर पाए। तो आपका आइए पैरा 190 शुरू किया जाए। सड़क पर गश्त लगाने के नियम दिए गए हैं, तो भाई सिविल पुलिस से भी गश्त लगा दीजिए। आपका कह सकते हैं कि सामान्यतः कौन सी पुलिस गश्त लगाने के लिए तैनात की जाएगी, तो सिविल पुलिस यानी कि डंडा वाली। आपका डंडा लेकर क्या करो, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति है, ज़्यादा हंगामा या लूटपाट इस इलाके में हो रही है, तो घुड़सवार पुलिस भी लग सकती है और हथियार वाली पुलिस भी लग सकती है। आपका ये भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन सड़क पर गश्त लगाने के लिए ग्राम चौकीदारों को नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्राम चौकीदार का मुख्य कर्तव्य बताया गया था, क्या है, सड़क पर गश्त लगाना कि गांव का चौकी पहरा देना। गांव का चौकी पहरा, तो सड़क पर गश्त लगवाइए कि न लगवाइए, न लगवाइए। आइए सड़क गश्ती दल के कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य यही है कि खंबा कहीं सड़क पर कोई मिल गया, अगर चोटिल हुआ है उसको उठाए, तार और कट गया उसको दिखे देखे, सड़क पर कोई लग रहा है कि पेड़ गिर जाएगा या गिर गया है उसको हटवाए, कोई गाड़ी लड़ गई है तो उसको भी क्या करे, हटवाए। ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपका 194 पैरा पढ़, एक पैरा पहले यहाँ पढ़िएगा और छोड़ दीजिएगा। 194 यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है।
भाई और पैरा 4-5 छोड़ दीजिएगा। आपका इधर जो पैरा पढ़ना है 194 पढ़ना है। गश्त लगाने की 6 फेरों की पद्धति, यानी कि 6 बीट सिस्टम। क्वेश्चन ये बन सकता है कि 6 बीट सिस्टम या गश्त लगाने की 6 फेरों की पद्धति किस पैरा में दी गई है। तो आपका जवाब रहेगा, अंडरलाइन करिए, कौन सा पैरा है, 194। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि 6 बीट सिस्टम होता क्या है। तो उसमें दिया गया है, बेरक देखिए, नगरों में गश्त 6 फेरे की प्रथा, यानी कि 6 बीट सिस्टम, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 6 फेरों की प्रथा पर चलाई जानी चाहिए। इसका विशेष लक्षण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक 6 में 2 रात्रि का विश्राम मिलना चाहिए। यानी कि 6 रात्रि में से कितने का विश्राम मिलना चाहिए, 2 रात में। इसके बाद जहां दिन में फेरे में ड्यूटी पर सदैव एक व्यक्ति होना चाहिए, तो रात में कितने व्यक्ति होंगे, 2। ये भी अंडरलाइन करना है। फिर एक बार देखिए इसको, 6 बीट सिस्टम या गश्त लगाने की 6 फेरों की पद्धति क्या है। तो 6 रात में, माने 6 रात में से 2 रात क्या किया जाना चाहिए, किसी को, पुलिस वाले को विश्राम दिया जाना चाहिए, पहला नियम। ये नहीं कि लगातार रात भर जगाते रहिए। 6 में से 2 रात टिका दीजिए, उसे विश्राम दीजिए। दूसरा ये है कि आपका दिन में अगर गश्त लगाना है तो कितना पुलिस वाला ही पर्याप्त है, 1। और रात में गश्त लगाना है तो 2। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो फिर एक बार देखिए, दिन में गश्त लगाना है तो 1 पुलिस वाला ही लगा सकता है, और रात में लगाना है तो कम से कम कितने पुलिस वाले, 2 लगाएंगे। और रात में आपका कब से कब तक, तो 10 बजे से लेकर कितने बजे तक, 6 बजे तक। तो 10 से 6 आपका कितने घंटे हो गया, तो टोटल आपका 8 घंटे हो गए। तो इसमें भी एक नियम है कि एक पुलिस वाले को रात्रि में 4 घंटे से अधिक काम नहीं कराना चाहिए। यानी कि एक बार पुलिस वाला रात में ड्यूटी लगी 10 से कितने बजे तक, 6। तो 10 बजे से 2 बजे तक एक पुलिस वाला, और उसके बाद वह जाए, उसकी जगह किसको लगाया जाए, दूसरे को। लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो इसका पालन मुश्किल रहता है। जब गश्त में ड्यूटी लगती है तो देखा ये जाता है कि रात भर एक ही पुलिस वाले को क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है व्यवहार में। लेकिन नियम ये कहता है कि सामान्यतः क्या चाहिए, तो रात में कितने घंटे की ड्यूटी लगाइए, 4। और 6 रात में कितने रात में ड्यूटी लगाइए, कितना विश्राम दीजिए, 2 विश्राम, 2 रात और 4 रात। दिन में कितना पुलिस वाले गश्त करेंगे, और रात में, चलिए याद रखिए भाई। इसके बाद आइए 195, नाकाबंदी के समय की जाने वाली कार्यवाही। यहाँ जो आपका पूछा जा सकता है कि नाकाबंदी या घेराबंदी, घेराबंदी यानी कि चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो जो नाकाबंदी या घेराबंदी की जाएगी, यहाँ जो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कम से कम कितने पुलिस वालों द्वारा की जाएगी। यहीं बस एक लाइन याद रखना, नाकाबंदी समझ रहे हैं कि नहीं। नाकाबंदी मतलब कि आपका दरवाजे पर खड़ा हो जाना, घेर लेना चारों तरफ से। तो कम से कम कितने पुलिस मिलकर नाकाबंदी करेगी, 2। भाई 2 करेगी, अधिकतम संख्या विहित नहीं है, इसलिए 2 की हो सकता है भाई हथियारे लेकर कोई आ जाए, एक को मार दे, तो 2 रहेंगे तो क्या रहेंगे। तो गश्त का भी नियम बताइए, दिन में कितना पुलिस वाले गश्त करें, 1, रात में 2। और नाकाबंदी कम से कम कितने पुलिस वाले, 2। नाकाबंदी 2 मिलकर करेंगे।
अगला देखिए अब अध्याय 18 विशेष रक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस। यहाँ भी इस अध्याय से भी 2-3 पैरा ही पढ़ने हैं, लेकिन अगला अध्याय आपका फिर फरार अपराधियों से पूछा जाता है। इस अध्याय से भी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। विशेष रक्षक यानी कि गार्ड तथा अतिरिक्त पुलिस, तो देखिए इसमें जो आपका पढ़ना है मैंने कौन सा पुलिस मैंने कौन सा आपका पैरा पढ़ना है, इसमें भी काफी पैरा छोड़ देना है। पैरा नंबर लिख लीजिए आपका 206। पहला पढ़िएगा 206 206। देखिए क्या कहा गया, पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की आपूर्ति से पूर्व किससे परामर्श लिया जाएगा। बस एक लाइन का क्वेश्चन, जिला मजिस्ट्रेट से, यानी कि आपका कह सकते हैं कि डीएम से। तो तुरंत अब धाराओं में आइए। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 13, 14 और 15 अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की बात करती है। कौन कौन सी धारा जोड़ेंगे? 13, 14 और कौन सा? 15। धारा 13 के तहत कोई व्यक्ति एप्लीकेशन देता है कि यहाँ शांति भंग होने की संभावना है, पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए, तो एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसे परामर्श एक बार कर लें संख्या बढ़ाते समय, तो पैरा 206 किससे परामर्श की बात करता है? एसपी साहब किससे परामर्श कर लें? डीएम से। अब आप लोग बताइए, ऐसे पुलिस बल का खर्चा किसे वसूला जाएगा? तो जो व्यक्ति एप्लीकेशन दिया है, कितने माह पूर्व सूचना देकर वह खर्चे से मुक्त हो सकता है? बताया गया था 1 माह। कितने माह? भाई कितने दिन पहले वो कहे कि पुलिस बल हटाया जाए? 1 माह। और उस 1 माह जैसे बीता एप्लीकेशन देने के बाद, उसके बाद वो पुलिस का खर्चा वहन नहीं करेगा। अब 207 आइए, अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। तो 207 जब भी पढ़िएगा तो आपका डिस्टर्ब एरिया पढ़ लीजिएगा, धारा 15 जोड़ लीजिए। पुलिस अधिनियम की धारा 15 और जो धारा 15 में नियम है, यही नियम कहाँ चलेंगे आपका? ये पैरा 207 में। इसके बाद आपका ये भी अध्याय समाप्त हो गया, इसमें पढ़ना नहीं है ज़्यादा। अगला यह अध्याय 19। अब फिर आपका समय लगता है अध्याय 19 से भाई। अध्याय 19 आपका भगोड़े अपराधी, फरार अपराधी, मफरूफ आपका मफरूर अपराधी या उद्घोषित अपराधी या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी कहा जाता है। जब भी उद्घोषित अपराधी आप पढ़िए तो इसके लिए पहले भूमिका देखी जाती है, लेकिन क्वेश्चन का मॉडल हम बता देते हैं। जो मॉडल ज़्यादातर बनता है कि भगोड़े अपराधियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्ग ये बनता है। कौन कौन? वर्ग ए और वर्ग बी। पहला क्वेश्चन, भगोड़े अपराधी की परिभाषा कहाँ दी गई है? आपका ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, वर्ग ए में कौन आता है? वर्ग बी में कौन आता है? ये भी पूछा गया है। और भगोड़े अपराधियों के रजिस्टर से आपका नाम काट दिया जाए, तो नाम काटा जाए तो कैसे काटा जाएगा, किन आधारों पर काटा जाएगा और कितने दिन से लापता है तो काटा जाएगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 99% चांस रहता है मिलने का। अब जो मॉडल हमने बताया
उसी मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपका सतर्क ये रहना है कि पहले तो उद्घोषित अपराधी, मफरूर अपराधी या भगोड़ा अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या आपका उद्घोषित अपराधी को जानिए, तब तो आपका आगे बताया जाएगा। तो इसके लिए पहले आपको जाना पड़ेगा सीआरपीसी, फिर आपका जाना पड़ेगा आईपीसी, और बाद में हम आपका बताएंगे पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन का पैरा। पैरा ना जानिए, पहले आपका सीआरपीसी देखा जाए। जब भी सीआरपीसी में आपका धारा 40(2) का सेकंड खंड पढ़ेंगे उद्घोषित अपराधी के लिए, इसके बाद धारा 41 पढ़ना है, धारा 43 पढ़ना है आपका उद्घोषित अपराधी के लिए। इसके बाद जो आपका पढ़ना है धारा 73 पढ़ना है। इसके बाद आपका 82 पढ़ना है। आपका 82 से लगातार सीआरपीसी में क्वेश्चन बनता है, यानी कि कम से कम सीआरपीसी की इतनी धाराएं तो याद ही होनी चाहिए। उद्घोषित अपराधी कौन होगा अभी हम बता रहे हैं, 82 में ही आपका आएगा मामला। पहले ये धाराएं निपटा लिया जाए। उद्घोषित अपराधी की परिभाषा, ये एमपीजे में पूछा गया था एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की परिभाषा कहाँ सीआरपीसी में दी गई है। तो 82 ना मार्क करा जाएगा, वहाँ घोषणा होती है, परिभाषा नहीं। इसकी परिभाषा सीआरपीसी की धारा 42 के सेकंड खंड में दी गई है। उद्घोषित अपराधी की परिभाषा कहाँ दी गई है? सीआरपीसी में दी गई है। कौन सा सेक्शन में? 40 में। आप देख सकते हैं, बेरेक्ट एक बार जाकर देखिएगा 42 का किस में? सेकंड में, इंटरव्यू में बना है। अगर फरार अपराधी हैं, भगोड़ा अपराधी हैं, तो धारा 41 के तहत पुलिस को ये शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसे अपराधी को वारंट के बिना क्या कर ले? गिरफ्तार। कौन सी धारा में पुलिस को पावर मिला? 41 में। तो क्या कोई अब अगला आया कि क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति ऐसे फरार अपराधी को क्या वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है कि नहीं रखता है? तो अभी बता गया कि प्राइवेट पर्सन द्वारा गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा में बताई गई थी 43। तो क्या भगोड़े को गिरफ्तार कर सकते हैं कि नहीं? प्राइवेट व्यक्ति कर सकता है कि नहीं वारंट के बिना? कौन सी धारा में स्पष्ट लिखा है? सीआरपीसी के 43। अब अगर कोई व्यक्ति फरार हो गया है, उद्घोषणा हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम भी न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है और प्राइवेट व्यक्ति को आदेशित कर सकता है कि जब ये भगोड़ा मिले तो तुम गिरफ्तार कर लेना। तो बताइए, गिरफ्तार करके निकटतम पुलिस को सौंपेगा, वह प्राइवेट व्यक्ति की कोर्ट ले जाएगा? पुलिस को, डायरेक्ट कोर्ट नहीं ले जाना है, किसको सौंपेगा? तो कौन सी धारा में प्राइवेट व्यक्ति के नाम ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आपका अरेस्ट वारंट जारी हो सकता है? 73। अब आइए, उद्घोषणा जो की जाती है वह 82 के तहत की जाती है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना है। देखिए, अब आपका जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया हो, यानी कि उद्घोषणा या फरारी की घोषणा के लिए यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय उद्घोषणा या प्रोक्लेमेशन कर रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ
उद्घोषणा के पहले अरेस्ट वारंट क्या किया गया हो जारी। तो पहला क्वेश्चन बना कि उद्घोषणा किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है। तो निर्भर किस पर की, गिरफ्तारी के वारंट पर। किस पर निर्भर की। अब आइए किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसके खिलाफ, अब किसी व्यक्ति से क्वेश्चन आया है जिसमें कि 82 के तहत उद्घोषणा किसके विरुद्ध हो सकती है। क्योंकि पर्सन या व्यक्ति लिखा है, तो व्यक्ति में कौन कौन शामिल है। एक तो अभियुक्त जो अपराध किया है, दूसरा विटनेस या साक्षी, और तीसरा जो सीओटी लिया था, गारंटर बना था, यानी कि प्रतिभू। तो बताइए 82 की उद्घोषणा किसके विरुद्ध की जा सकती है। अभियुक्त की, गवाह की, प्रतिभू की, तीनों। क्यों तीनों आप बताएंगे। क्योंकि अभियुक्त शब्द नहीं लिखा है, क्या लिखा है, व्यक्ति। यानी कि अगर अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, या किसी गवाह के नाम, या किसी आपका गारंटर के नाम जारी किया गया था, और पुलिस ये दिखा रही है न्यायालय में कि हजूर ऐसा व्यक्ति फरार हो गया है, या अपने को क्या कर लिया है, छुपा लिया। तो आधार हो गया दो, कि जिसके विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, उद्घोषणा कब जारी होगी। तो सतर्क रहना है, जब वह क्या हो गया हो, फरार, या अपने को क्या किया है। केवल इतने से नहीं, एक और एजीएस में पूछा गया है, केवल इतने से काम नहीं चलेगा, एक और बात साबित करनी पड़ेगी कि उसके फरार हो जाने या छुप जाने के कारण वारंट का निष्पादन नहीं हो पाया है। यानी कि वारंट का निष्पादन नहीं हो पाया है, मतलब वह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। अतः आप एक सार्वजनिक घोषणा करिए, यानी कि उद्घोषणा करिए फरारी की। तो न्यायालय लिखित उद्घोषणा करेगा, एक समय देगा हाजिर होने के लिए। वह समय उद्घोषणा के प्रकाशन के 30 दिन बाद का होगा, कि अभियुक्त, गवाह या प्रतिभू जो भी हो, जहां भी हो, कोर्ट में इस समय के अंदर क्या हो जाए, हाजिर। और अगर उस समय के अंदर ऐसे लोग हाजिर नहीं होते, तो अब एक नया अपराध हो जाएगा। आईपीसी की धारा 174 ए के तहत, और ऐसे व्यक्ति एक नए अपराध के लिए भी मुकदमा चलेगा, और आईपीसी की धारा के तहत दंड के भागी होंगे 174 ए। इसके बाद ऐसे व्यक्ति की कुर्की का, अब कुर्की की शुरुआत होगी, अटैचमेंट। तो कुर्की की धारा में आपका 83 में आपका चल की अचल की दोनों संपत्तियां कुर्क होगी, दोनों होगी। कोई बर्तन, ये सिविल मामला नहीं है कि बर्तन बच गया और चारपाई। आपका बर्तन, चारपाई से लेकर सोना चांदी सब कुर्क होगा। पशुओं को कुर्क किया जाएगा कि नहीं, कुर्क किया जाएगा। तो सिया वो भी कुर्क होगा। पशुधन है तो ज्यादा दिन थानेदार थोड़ा आपका खिलाएंगे भूसा और चोकर, तुरंत विक्रय का क्या दिया जाएगा, आदि। यानी कि कुल मिलाकर ये निकला कि फरार अपराधी हम किसे कहेंगे, माने फरार व्यक्ति कौन होगा। तो आपका जिनके खिलाफ धारा 82 के तहत न्यायालय ने क्या जारी कर दी है, उद्घोषणा। तो अब दो प्रकार की उद्घोषणाएं हैं, एक 82 सभी व्यक्तियों के लिए, और 82 सीआरपीसी केवल अभियुक्त के लिए दूसरी बार उद्घोषणा की जाती है। तो उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, सीआरपीसी बहुत लंबा चल जाएगा। बस ये जानिए कि ये प्रोक्यूमेशन होता है फरारी का, और किस धारा में, सीआरपीसी में आपका 82। अब बताइए पहले क्या होता है।
पहले आपका क्या जारी होता है, डायरेक्ट उद्घोषणा होती है कि उसके पहले क्या हुआ, वारंट, वारंट के बाद उद्घोषणा, उद्घोषणा के बाद कुर्की। तो पुलिस अधिनियम ये बताता, पुलिस रेगुलेशन ये बताता है कि पुलिस को सक्रियता लानी चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि एक ही दिन में तीनों आदेश भिन्न भिन्न समयों पर निकलवा ले। सुबह वारंट निकलवाए न्यायालय से, दोपहर में जाकर कहे कि अभियुक्त माने यह व्यक्ति फरार हो गया, छिप गया है, गिरफ्तार होने की कोई संभावना, तो आपका उद्घोषणा 82 में निकलवा ले और फिर पुलिस शाम को चली जाए और ये कहे कि हजूर अब इस अभियुक्त के चल और अचल संपत्ति के कुर्की का आदेश निकलवाइए। लेकिन इसी में पुलिस लापरवाही बरतती है और आपका ढिलाई बरतेगी तो अब सरकार का विरोधी है, तो एक ही दिन में सब आदेश और बुलडोजर चल गया, कुर्की हो गई। और सरकार का पक्षधर है तो बस डेट पर डेट, डेट पर डेट, क्योंकि डिमांड तो पुलिस करेगी, एपीओ साहब के माध्यम से करेगी। यानी कि पुलिस जाकर आप एपीओ बन जाएंगे तो दरोगा जी जाकर आपसे कहेंगे कि हजूर ये वारंट निकलवाना है, तो एपीओ साहब लिखा पढ़ी करेंगे और एपीओ साहब मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देंगे कि आपका वारंट निकाला जाए। उद्घोषणा का भी एप्लीकेशन कौन देंगे, एपीओ साहब। कुर्की का आदेश कौन निकलवाएंगे, एपीओ। लेकिन पुलिस आपका निष्क्रिय रहेगी तभी तो सरकार का विरोधी है, तब तो भाई एक ही दिन में हो जाता है। और सरकार का पक्षधर है तो ज्यादातर ये मामले सुस्त रहते हैं। फोन कर दिया गया एपीओ साहब को कि अभी एप्लीकेशन न लगाइए, तो शांति से एपीओ साहब, वारंट जारी हुआ 4 साल हो गए और एपीओ साहब शांति से क्या हुए हैं, बैठे हैं। जबकि ये स्पष्ट हम नहीं बता रहे हैं, ये पहला ही पैरा बताएगा कि पुलिस को चाहिए कि तीनों आदेश क्या करे, एक ही दिन में भिन्न भिन्न समयों पर क्या करे, निकलवाए। तो पहला फिर क्रम याद रखे, कौन किस पर डिपेंड है, तो उद्घोषणा किस पर डिपेंड है, वारंट। अब कुर्की किस पर डिपेंड है, आपका उद्घोषणा और वारंट दोनों पर, क्योंकि पहले वारंट फिर उद्घोषणा, और ये दोनों का पालन हो जाए तो तीसरा कौन सा, कुर्की। भाई समय भी हो गया है, कल इसको फरार और अब पैरा से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। वर्ग पढ़कर आइएगा और कि कब इनका नाम काटा जाएगा और कब फाइल बंद होगी और प्रकार। तो 15 मिनट भाई आपका, 20 मिनट का ब्रेक रहेगा, क्योंकि लंबा क्लास चल गया, लगभग 1.5 घंटा। 50 पैरा हो गए ना भाई, लगभग 50। चलिए हाँ ठीक है भाई, 65 हो गए, ठीक है आपका। कम से कम जब तक 50 पैरा समाप्त ना हो जाए, भले 2 घंटा लग जाए, आपका क्लास रोकना नहीं है भाई, ताकि 2-4 दिन में अब क्या किया जाए, निपटाया जाए। इसके बाद भाई पहले आईपीसी लगेगी, 35 क्वेश्चन आईपीसी से आते हैं। ले लिए, 20 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई। 9 आपका 9 बज रहा है तो 9:20 से शुरू होगा क्लास।